अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की इन अमर पंक्तियों में इतिहास का यह टुकड़ा भी अमर है, जिनके वंशज आज उस महान भारत के मंत्रिमंडल में सुशोभित होते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस को देशद्रोही कह दिया तो इतिहास की राजनीति से दूर रहने वाली कांग्रेस ने सिंधिया के इतिहास का एक पन्ना पलट दिया। जवाब में सिंधिया भी इतिहास के अपने उस पन्ने को पलटने लगे और गलत बताने लग गए। कांग्रेस को जवाब देने के लिए सिंधिया तात्या टोपे के पोते की किताब और जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब का सहारा लेने लगे। बात 1857 की हो रही थी और सिंधिया 1782 में सिंधिया की वीरता का उदाहरण देने लग गए। बात बात में किसी को देशद्रोही कह देने की यह राजनीति आपको इसी तरह फंसा देती है। बीजेपी और आरएसएस ने इतिहास की समझ की तमाम मर्यादाओं को ध्वस्त कर अपनी नई मर्यादाएं गढ़ी हैं। तो बीजेपी को ही बताना चाहिए कि सावरकर ने जिस सिंधिया के बारे में लिखा है उसके हिसाब से क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया सही कह रहे हैं। सावरकर ने जयाजी राव सिंधिया को कोबरा क्यों कहा। सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 6 अप्रैल को कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ट्वीट कर देते हैं और लिखते हैं कि इतिहास की कोई किताब उठा लीजिए, 1857 में रानी झांसी के साथ गद्दारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एक मत हैं। आपके नए भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 का स्वातंत्र समर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अन्य लोगों के साथ सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया है। इतिहास आप पढ़िए। इस पर सिंधिया का जवाब आता है कि कभी 1857 के वीर शहीद तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे की खुद की लिखी किताब ऑपरेशन रेड लोटस पढ़िए, ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हम मराठे, सिंधिया, पेशवा और झांसी के नेवालकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ थे। मराठा आज भी एक हैं। कृपया यह विभाजनकारी राजनीति बंद कर दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरा जवाब नहीं दिया। जयराम रमेश ने सावरकर के हवाले से बात कही तो पहले यह कहना चाहिए था कि सावरकर ने सिंधिया के बारे में जो कहा वो गलत कहा या सही कहा। बिना नाम लिए तात्या टोपे के पोते की किताब का जिक्र पूरा जवाब नहीं है। सिंधिया के लिए सावरकर को नकारना कितना मुश्किल हो गया है। कम से कम सावरकर की तस्वीर सिंधिया अपनी कुर्सी के पीछे तो लगा ही सकते हैं। और जैसा कि मोदी सरकार इतिहास बदलने में एक्सपर्ट है, सावरकर की किताब से यही एक पन्ना तो हटवाना है। कौन सी बड़ी बात है। एनसीईआरटी को इसका ठेका देकर हटवा लीजिए। अब इस किताब को देखिए। 1938 से 1940 के बीच उस समय के महाराजा सिंधिया के भाषणों का संकलन है। जयाजी राव सिंधिया के नाती जीवाजी राव सिंधिया अक्टूबर 1938 में मंदसौर में भाषण दे रहे हैं और अंत में कहते हैं कि किंग एम्परर से उनके जो खानदानी रिश्ते रहे हैं उसे देखते हुए वे ब्रिटिश हुकूमत की मदद में तत्पर रहेंगे। क्या यह काफी नहीं है बताने के लिए कि 1857 में जयाजी राव से लेकर 1940 तक जीवाजी राव तक सिंधिया घराना अंग्रेजी हुकूमत का दोस्त बना रहा, खानदानी रिश्ते निभाता रहा। 1940 तक तो गांधी का आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। उसके बीच कह रहे हैं कि किंग एम्परर से खानदानी रिश्ते हैं। 1857 में झांसी की रानी का साथ नहीं देते हैं, जिसे लेकर सुभद्रा कुमारी चौहान कविता लिख देती हैं। क्या सिंधिया जयराम रमेश के हमले से तिलमिला गए। उनके जवाब से दो बातें साफ होती हैं। एक कि उन्हें सिंधिया राजघराने का वह अतीत चुभ गया और दूसरा वे आज भी उस अतीत को अपना हिस्सा मानकर चलते हैं, निजी तौर पर जवाब देते हुए लगते हैं। मेरी राय में उन्हें इतिहास के इस हिस्से को निजी तौर पर नहीं लेना चाहिए और ना ही 1857 की बात का जवाब 1782 की बात से देना चाहिए। लेकिन अब इतिहास के नियम कायदे टूट गए हैं और इसके लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार उस पाले की है जहां आज ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हैं। हम आज के इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी। अगर 1857 के इतिहास के एक बड़े चैप्टर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस जयाजी राव सिंधिया को क्लीन चिट दे रहे हैं, तब फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कैसे इंसाफ करेंगे। क्या जयाजी राव ने झांसी की रानी की मदद की थी या अंग्रेजों का साथ दिया था। सावरकर ने जयाजी राव सिंधिया को कोबरा कहा है। क्या जयाजी राव सिंधिया को रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से तरह तरह की उपाधियां मिली थीं। जाहिर सी बात है उनके रिश्ते अंग्रेजों से अच्छे रहे होंगे। अंग्रेजों ने 1857 में सर उठाने वाले राजा से लेकर आम लोगों का सर कुचल दिया, सर कलम कर दिया। लाखों लोग मार दिए गए, पेड़ों पर लटका कर तोप से उड़ा दिए गए। अगर जयाजी राव ने लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो वही अंग्रेजी हुकूमत उनके सर पर नाइट की उपाधि न धरती। डू यू गेट माई पॉइंट। सावरकर ने जयाजी राव सिंधिया को कोबरा कह दिया तो केवल इसी से बीजेपी सिंधिया परिवार से दूर नहीं हो जाती है। विजया राजे सिंधिया कांग्रेस में भी रहीं और बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में से एक मानी जाती हैं।
बीजेपी को उनके इस अतीत से कभी दिक्कत नहीं हुई और जब तक माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने कभी उन्हें देशद्रोही नहीं कहा। इसकी शुरुआत तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दी, आज की कांग्रेस को देशद्रोही बता दिया। मेरा अपना एक नजरिया है, आजाद भारत के किसी भी नागरिक को बात बात में देशद्रोही कहने से बचना चाहिए। राहुल गांधी ने अदानी पर भी सवाल उठाए, क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर भी कुछ कहा? खैर, अब उस इतिहास का पन्ना हटा देते हैं जो ग्वालियर के किले के साथ बताया जाता है। हम बात कर रहे हैं जयाजीराव सिंधिया की। रानी बढ़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का यह हिस्सा जब इन रास्तों से जय विलास महल की दीवारों से टकराता होगा तो अंदर थोड़ी तकलीफ तो होती होगी। इस महल का अतीत भी 1857 की क्रांति के उस हिस्से से जुड़ा है जिसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी है। क्रांति के बाद जयाजीराव ने बनवाया था। पत्रकार रशीद किदवई ने अपने किताब सिंधिया राजघराना के पेज नंबर 25 पर लिखा है कि इस महल का उद्घाटन 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया। वे ग्वालियर आए थे। कई जगहों पर लिखा हुआ है कि 1857 की क्रांति के समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेजों का साथ देने के लिए जयाजीराव को बहुत सारे इनाम इकराम दिए गए। क्रांति के बाद जब ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथों में भारत का नियंत्रण ले लिया तब उनके प्रति निष्ठा जताने वालों में वही जयाजीराव भी थे जिनसे हम सबकी शान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई मदद की आस रखती थीं। ये वही महल है जिसकी थोड़ी सी दूरी पर भारत के इतिहास के शानदार योद्धाओं में से एक रानी लक्ष्मीबाई को ईस्ट इंडिया कंपनी के ह्यू रोज की टुकड़ी ने हरा दिया। वीरांगना ने ग्वालियर के बाहर युद्ध के मैदान में वीर गति पाई और क्रांति के बाद जयाजीराव को अंग्रेजों से 21 तोपों की सलामी दी गई। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह बात चुभ रही है? चुभ गई। नेहरू परिवार ने प्रयागराज स्थित अपनी सारी संपत्ति देश को दान कर दी। आनंद भवन अब राष्ट्रीय संपत्ति है। राहुल गांधी का घर नहीं है। क्या जय विलास पैलेस भी एनसीसी या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के मुख्यालय के लिए दान कर दिया गया है? अगर नहीं तो कर देना चाहिए। सिंधिया जनसेवक हैं। अगर सिंधिया को इस बात से दिक्कत है कि राहुल गांधी खुद को फर्स्ट क्लास सिटीजन समझ रहे हैं तो उन्हें अपने इस अतीत से छुटकारा पा लेना चाहिए जिसके कारण उनका परिवार भी फर्स्ट क्लास सिटीजन से कम नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का हवाला जयराम रमेश ने दिया। वैसे आज आईटी सेल वाले उनकी इस कविता को ट्वीट नहीं करेंगे भी तो इस हिस्से को नहीं ट्वीट कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब में सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता पूरी की पूरी है जिसकी पंक्ति है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। चाहे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने स्वादानुसार कविता का यह अंश हटवा सकते हैं। एनसीईआरटी से कहना ही तो है कि नहीं? यह रिपोर्ट वायर में छपी है और इसमें दैनिक भास्कर की एक बड़ी रिपोर्ट का भी संदर्भ दिया गया है। इसके मुताबिक जब वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री थीं तब वहां की किताब से कविता के इस अंश को हटाया गया है। हटाया गया या नहीं इसकी पुष्टि अब हम नहीं कर सकते, मगर 2020 में छपी खबरों में लिखा है कि ये अंश हटाए गए और गहलोत सरकार ने आने के बाद इसमें सुधार नहीं किया। लाइन तो बहुत जोरदार है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस कविता के सम्मान में आप किसी दिन शाम 5 बजे बालकनी में आइए और थाली बजाते हुए पूरे देश में गाइए कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आज के भारत में आप ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हमारी कहानी जारी रहेगी। यह तस्वीर गजेटियर की है। इस पर लिखा है, भारतीय गजेटियर मध्य प्रदेश, पूर्व ग्वालियर राज्य, गजेटियर अनुभाग, राजभाषा एवं संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन, भोपाल 1996। इसका एक चैप्टर है गजेटियर रियासत ग्वालियर। हम इसका एक हिस्सा पढ़ेंगे। पन्नों के साथ साथ आज के ग्वालियर की तस्वीर भी दिखाएंगे ताकि कहानी रोचक बनी रहे, जिसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो जनाब, गजेटियर में यूं लिखा गया है कि गदर के जमाने तक महाराजा सिंधिया बिल्कुल लड़के थे और यह निहायत गौर के काबिल सवाल था कि वह क्या करेंगे। महाराजा सिंधिया की उम्र थोड़ी थी और तबीयत पर जल्द असर होता था और दरबार के ख्यालात अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन उनके पास 2 जबरदस्त मुशीर थे, मेजर चार्ल्स मैकफर्सन रेजिडेंट और सर दिनकर राव, जिनकी अक्लमंदी और दृढ़ता ने महाराजा सिंधिया को यह साबित कर दिखाया कि मुआमले चाहे जैसे खिलाफ क्यों ना नजर आवे, आखिर में अंग्रेजी फौज ही फतह पावेगी।
महाराजा सिंधिया ने खुद अपना बॉडीगार्ड मिस्टर क्लेविन को आगरे में दे दिया। आगे लिखा गया है कि 14 जून को कंटिंजेंट ने मुरार पर बलवा किया और रेजिडेंट आगरे जाने को मजबूर हो गए, लेकिन अपने जाने से पहले वो महल तक पहुंच गए और महाराजा सिंधिया के दिल पर इस जरूरत को बखूबी नक्श कर गए कि रियासत की फौज और कंटिंजेंट इलाके ग्वालियर के ही अंदर रहें। इस तौर से वो पॉलिटिकल फतह हासिल कर ली कि जिसके बगैर हिंदुस्तान का हाथ में रहना नामुमकिन था। आगरे से मैकफरसन रोजाना महाराजा और दिनकर राव से खतो किताबत करते रहे। महाराजा को रेजिडेंट साहिब पर ऐसा भरोसा था कि वो बड़े धीरज के साथ फौज के बुरे भले कहने को जो अंग्रेजों से लड़ने पर जोर दे रही थी सुन रहे थे। 30 मई को तांतिया टोपे और लक्ष्मीबाई रानी झांसी ग्वालियर में आ मौजूद हुई और महाराजा सिंधिया से साथ देने के लिए कहा। महाराजा जयाजी राव ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि आगरे से फौज चल पड़ी थी, उसका इंतजार भी ना करके अपनी फौज से मुकाबिला पर आमदा हो गए। लेकिन इनका एक दो सिपाही मराठा बॉडीगार्ड के दुश्मन की तरफ जा मिला और वह दिनकर राव को लेकर आगरा चले गए। यह गजेटियर में लिखा है। आगरा चले गए या आगरा भाग गए, विवाद होता रहता है। गजेटियर में लिखा है, केवल इसी से इतिहास सत्यापित नहीं होता है, मगर ऐसा कुछ नेहरू के बारे में लिखा होता तो आज गोदी मीडिया 3 महीना दिन रोज बहस करता और बीजेपी संघ के प्रवक्ता इसका पन्ना लेकर टीवी पर पढ़ते रहते। क्या पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसद में लेकर आ जाते और कांग्रेस को इतिहास पढ़ाने लग जाते। खैर, गजेटियर में लिखा है कि ग्वालियर से बाहर युद्ध के मैदान में रानी वीर गति प्राप्त करती हैं। प्रोफेसर हरलिन सिंह ने रानी झांसी पर काम किया है। उनकी किताब है द रानी ऑफ झांसी, जेंडर, हिस्ट्री एंड फेबल इन इंडिया। यह किताब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है। हरलिन सिंह बॉस्टन स्थित ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। लिखती हैं कि रानी झांसी की मौत को लेकर कई किस्से हैं, मगर सभी इस बात पर सहमत हैं कि वे अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर के बाहर युद्ध के मैदान में शहीद हुई और उसके बाद महाराजा सिंधिया यानी जयाजी राव सिंधिया राजधानी में फिर से गद्दी पर बैठे। अब हमारे हाथ में यह किताब है सिंधिया राजघराना, जिसे रशीद किदवई ने लिखी है। मंजुल प्रकाशन से छपी है यह किताब। इसमें बहुत संक्षेप में लिखा है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। पेज नंबर 28 पर रशीद किदवई लिखते हैं कि जहां रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे अन्य लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं जयाजी राव जो उस समय 22 साल के थे, उन्होंने आगरा में ही रहने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी फौज को तटस्थ बने रहने और किसी के भी पक्ष में नहीं लड़ने के आदेश दिए। लेकिन सिंधिया की फौज के कई सैनिक मुरार में क्रांतिकारियों के साथ आ जुटे और लश्कर में कई अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। लश्कर उस समय तत्कालीन मध्य भारत प्रांत की राजधानी हुआ करता था। तब कई मराठा सरदारों ने जयाजी राव से अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर सामने आने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने अलग अलग बहानों की आड़ में अपने बागी सिपाहियों को अपने राज्य की सीमाओं तक ही सीमित रखा। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि जयाजी राव ने आगरा में ही बैठकर मेजर हर्बर्ट मैकफरसन के साथ संवाद बनाए रखा। यही बात अंग्रेज इतिहासकार टी.आर. होम्स ने भी लिखी है। किताब में संदर्भ नहीं है, लेकिन रशीद लिखते हैं कि माधव महाराज के जीवनी लेखक द्वय बुल एवं हक्सर ने 1857 से 58 के बीच के उथल पुथल भरे दौर में ग्वालियर के दीवान दिनकर राव को खलनायक और अंग्रेजों की कठपुतली के तौर पर चित्रित किया है। इन लेखों के अनुसार जयाजी राव अंग्रेजों और अपने बागी सिपाहियों के बीच उधेड़-बुन में फंसे हुए थे, लेकिन दीवान ने उन्हें समस्या से बाहर निकालने के बजाय उन्हें गलत सलाह दी। हालांकि बुल एवं हक्सर के अनुसार जयाजी राव का फैसला बहुत ही प्रभावी चाल साबित हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की पराजय के बाद जयाजी राव ग्वालियर लौट आए। ग्वालियर में जिस स्थान पर ब्रिटिश कमांडर सर ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को परास्त किया, वह उस जगह से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर ही स्थित था जहां आज जय विलास पैलेस बना हुआ है। 18 अप्रैल 1859 को दक्षिण पश्चिम ग्वालियर से 70 मील की दूरी पर स्थित शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कविता को हाथ में लेकर गा सकते हैं? उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हैं? क्या मोहन भागवत उनसे गाने का आग्रह कर सकते हैं? क्या मोहन भागवत इस कविता को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने गा सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस कविता को झांसी के किले से पूरी की पूरी गा सकते हैं? इतिहास के तथ्यों को उठाकर टीवी के डिबेट में इसी तरह घसीटा जाता है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। इस तरह से इतिहास को देखने के नजरिए का हमेशा विरोध करता रहा हूं, लेकिन जो रवायत इन लोगों ने चलाई है, देखना चाहता हूं कि उनकी बारी आई है तो उसका कितना सम्मान करते हैं। बात बात पर अगर इतिहास का चैप्टर हटाकर मुगलों का बदला आज के लोगों से लेंगे तो फिर इस हिस्से का क्या करेंगे?
गजेटियर में लिखा है कि 16 जून को सर ह्यू रोज ग्वालियर पहुंचे और 2 रोज बराबर लड़ाई होने के बाद किला, कस्बा ग्वालियर और शहर लश्कर कब्जे में आ गया। 20 को सर ह्यू रोज और मेजर मैकफरसन को हमराह लेकर महाराजा सिंधिया अपनी राजधानी में फिर गद्दी पर बैठे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से जयाजी राव की अंग्रेजों के साथ निकटता सर्वविदित है। 1857 के विद्रोह के शांत होने के बाद ग्वालियर के महाराजा को ब्रिटिश शासन से कई इनाम मिले। 1858 में जब ब्रिटेन की महारानी ने भारत का नियंत्रण सीधे अपने हाथों में ले लिया तो जयाजी राव ने नए शासकों के प्रति अपनी निष्ठा जताने में तनिक देरी नहीं की। 1866 में ग्वालियर किला, मुरार छावनी और कुछ अन्य गांव जो 1858 में अंग्रेजों के कब्जे में चले गए थे, फिर से सिंधियाओं को लौटा दिए गए। 1866 में ग्वालियर के महाराजा को ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की शीर्ष पदवी नाइट्स ग्रैंड कमांडर दी गई। सावरकर ने अपनी किताब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जयाजी राव को कोबरा, गद्दार, डरपोक बताया। लिखा है कि पैरों से कुचले जाने पर कोबरा गुस्से में जितना फुफकारता है, उससे भी ज्यादा गुस्सा रानी लक्ष्मी को इस गद्दार को देखकर आया था। वैसे हमने यह हिस्सा रशीद किदवई की किताब से लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहें तो इस किताब को ट्वीट कर सकते हैं। हम तो फिर भी कहते हैं कि इस वीडियो को ही अंतिम और पूरा इतिहास कतई ना समझें। बाकी की जानकारी के लिए किताबें भी पढ़ें, लेकिन जिन्होंने इतिहास की दुर्गति की है वो क्या ऐसा कह पाएंगे जैसा मैं कह रहा हूं? फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतिहास का क्या होगा? रिटायर्ड अंकिलों ने रिटायरमेंट के बाद जो इतिहास पढ़ा है उसका क्या होगा? 1883 में ब्रिटिश इतिहासकार T.R.E. होम्स की किताब अ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी क्रांति के कुछ साल बाद लिखी जाती है। किताब के पेज 155 पर होम्स लिखते हैं कि जिस गैरिसन में अंग्रेज महिलाएं, बच्चे और कुछ सिपाही छिपे हुए थे, उस पर हमला नहीं होने का कारण था मैकफरसन और सिंधिया का संवाद। जुलाई अगस्त के महीने में जब हर तरफ अंग्रेज टुकड़ियां हार रही थीं, तब सिंधिया 4 महीने तक अपनी फौजों के तानों और विनतियों को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि मैकफरसन दूर बैठे उन्हें हिम्मत बंधाते रहते हैं। होम्स एक तरह से सिंधिया की तारीफ में लिखते हैं कि अपनी टुकड़ियों को आगे बढ़ाने के बजाय सिंधिया अपने ही सिपाहियों को धोखा देते हैं, यहां तक कि उनके बीच वैमनस्य के बीज बोते हैं ताकि वे अपने दुष्ट मंसूबों में कामयाब ना हो सकें। अंग्रेज इतिहासकार के लिए दुष्ट मंसूबा तो कंपनी बहादुर की सेना पर हमला ही है। होम्स मानते हैं कि उस समय अगर सिंधिया उन टुकड़ियों को ग्वालियर में निष्क्रिय न रखते तो लड़ाई का नतीजा क्रांतिकारियों के पक्ष में होता। तो जयाजी राव सिंधिया ने ब्रिटिश का साथ दिया, क्रांतिकारियों का नहीं। अगर दिया होता तो क्रांति का इतिहास कुछ और हो सकता था। सिंधिया राजवंश का यह इतिहास आज भी उसका पीछा कर रहा है। जब 28 दिसंबर 2021 के दिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर शहर में ही बने रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल गए तो कहा गया पहली बार कोई सिंधिया गए हैं। उनके जाने को खास तौर से देखा और बताया गया। अपने ही शहर के इस मेमोरियल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाने में क्या इतना वक्त लग गया होगा? क्या लक्ष्मीबाई का सम्मान करने से राहुल गांधी ने रोका था, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल होकर और मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद ही क्यों गए? और वो भी 2-2 बार। पिछले साल 15 अगस्त को भी वे रानी की समाधि पर ध्वजारोहण करने गए थे। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले कभी इच्छा नहीं हुई होगी? अगर वो गए होंगे तो बता सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वे इन तस्वीरों को भी अपने ट्विटर पर प्रमुखता से पोस्ट करते रहे होंगे। अब आप इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए। 2006 में इंदौर में जब वसुंधरा राजे सिंधिया को रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए बुलाया गया तो उनका भारी विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए। सारा इतिहास यहां नहीं बताया जा सकता, काफी कुछ छूट गया है, छूटेगा ही। देशद्रोह की राजनीति अजीब मोड़ पर है। अदानी मामले में जितने आरोप लगे उस पर कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री ने कह दिया जिन्हें गैस का सिलेंडर मिला है, जिन्हें मुफ्त अनाज मिला है, उनके विश्वास से इन आरोपों को गुजरना होगा। तो चित भी मेरी पट भी मेरी। इस इतिहास को छोड़ भी दें तो सिंधिया परिवार पर आप प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बात कर सकते हैं, जो परिवारवाद के बहुत विरोधी हैं। कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री ने सभी सिंधियाओं को चाय पर बुलाया है। वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दुष्यंत सिंह। क्या वो तस्वीर परिवारवाद की बनेगी या बीजेपी के लोकतंत्र की? सभी अब बीजेपी में ही हैं। विजया राजे सिंधिया की बेटी वसुंधरा राजे राजस्थान में 2-2 बार मुख्यमंत्री बनी। उनके बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 से 4 बार बीजेपी के सांसद रहे। विजया राजे सिंधिया के बेटे माधव राव सिंधिया राजीव गांधी सरकार में मंत्री बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इसी वजह से लाभ मिला होगा और कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री। बीजेपी से हारकर बीजेपी में आ गए। 2019 में बीजेपी के केपी यादव ने गुना की सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1.25 लाख वोट से हराया था।
इस सीट पर ज्योतिरादित्य 2002 से जीत रहे थे। परिवारवाद के सबसे बड़े चेहरे को हराने वाले केपी यादव को मंत्री नहीं बनाया जाता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी में लाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी राज्यसभा में लाते हैं और अपने कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं। यशोधरा राजे सिंधिया भी बीजेपी से दो बार सांसद रही हैं। इस समय शिवपुरी से विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ये सभी सिंधिया परिवार से हैं और परिवारवाद के सबसे बड़े विरोधी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीति कर रहे हैं। प्रतिभा का ऐसा शानदार संगम आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या सिंधिया ने गद्दारी की थी? इस सवाल का जवाब चाहिए तो जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी है, वहीं पर इन लोगों से जयाजी राव सिंधिया की मूर्ति लगवाकर दिखा दीजिए। आपको खटकेगा। राजनीति में कीचड़ बहुत हो गया है। वो कीचड़ अब इतिहास की कक्षा में आ गया है। इस दलदल में आप अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं। ठीक उसी तरह से जैसे बहुत सी अच्छी कॉलोनी के लोग भी नाले के किनारे अपना सुंदर घर बनाकर आराम से रहते हैं। आपको भारत में ऐसी कई कॉलोनियां मिल जाएंगी। नाला बहता रहता है, नाला बहता रहेगा। ये वो दौर है जब नाले को नदी बना देंगे और नदी को